गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर पदार्थ की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि हम किसी भी मैटर को ना तो पार्टिकल्स केवल पार्टिकल मान सकते हैं, ना ही उसको तरंग के रूप में मान सकते हैं। अर्थात पदार्थ को संपूर्ण व्याख्या करने के लिए हमें उसको कण और तरंग के रूप में मानना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि कुछ फिजिक्स की ऐसी कुछ घटनाएं थी, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या हम तरंग सिद्धांत के आधार पर करते थे। जबकि कुछ घटनाएं जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, उत्सर्जन, अवशोषण आदि की व्याख्या अपन तरंग के आधार पर ना करके कण के आधार पर करते हैं। तथा अर्थात पदार्थ की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति के अंदर हमने पहला सिद्धांत देखा था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में डी ब्रोगली ने कहा था कि द्रव्य कणों के लिए एक पूरक परिकल्पना की। इस परिकल्पना के अनुसार तरंग तथा कण की यह द्वैत प्रकृति केवल विकिरणों तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसे द्रव्य पर भी लागू करना चाहिए। अर्थात द्रव्य की प्रकृति भी द्रव्य व तरंग दोनों प्रकार की होती है। इस परिकल्पना ने द्रव्य के तरंग यांत्रिकी सिद्धांत को जन्म दिया। इस सिद्धांत के अनुसार गतिमान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन व परमाणु सभी कण व तरंग दोनों प्रकार के आचरण करते हैं। इस प्रकार उन तरंगों को जो द्रव्य कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से संबंधित होते हैं, उन्हें द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। वस्तुतः कणीय व तरंग गुण एक दूसरे के क्या है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों। मतलब या तो कणीय प्रकृति होगी या तरंगीय प्रकृति होगी। एक टाइम के अंदर अपन एक ही प्रॉपर्टी को मानकर उस पदार्थ की व्याख्या कर सकते हैं, दोनों को साथ मान करके उस पदार्थ की व्याख्या नहीं की जा सकती है। किसी एक ही समय पर कण कणीय तथा तरंगीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करता। यदि किसी प्रयोग में हम तरंगीय गुणों को प्रेक्षित करें तो उस समय उसके कणीय गुण नहीं दिखेंगे। अतः कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की प्रकृति दोहरी होती है। वे कभी कण की भांति तथा कभी तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है। अब इन गुणों दोनों गुणों की तुल्यता को हम निम्न सारणी द्वारा समझ सकते हैं कि कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति में, जैसे कणीय प्रकृति के अंदर संवेग होगा तो तरंग प्रकृति के अंदर हम संवेग को तरंग दैर्ध्य के रूप में मानते हैं। ठीक है। और यहाँ पर अपन कणीय ऊर्जा को E बराबर एच न्यू से डिनोट करते हैं, तो वहाँ पर अपन ऊर्जा E के स्थान पर आवर्ती के रूप में मानेंगे। अब है डी ब्रोगली समीकरण। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली के अनुसार नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन तरंग तथा कण के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है। तथा डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना तक पहुंचने में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत व अपेक्षिकता का उपयोग किया था। उन्होंने गतिमान कण के दरमियान स्मॉल एम के साथ संलग्न तरंगदैर्ध्य लैम्डा के परिमाण व वेग में पारस्परिक संबंध स्थापित किया, जिसे अपन क्या कहते हैं, डी ब्रोगली समीकरण। एक तो द्रव्यमान और तरंगदैर्ध्य लैम्डा के बीच में उसने एक रिलेशनशिप बनाया था, जिसे कि अपन क्या कहते हैं, डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। यदि विकिरणों की प्रकृति तरंगीय माने जाए, ठीक है, तो उसके साथ तरंगदैर्ध्य लैम्डा, आवर्ती न्यू, अपन यहाँ आवर्ती को एनर्जी के रूप में, एनर्जी को आवर्ती के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, न्यू को। ठीक है। और संवेग यहाँ पर लैम्डा है, मतलब तरंगे, जहाँ पर तरंगी प्रकृति होती है वहाँ पर संवेग को लैम्डा के रूप में मानते हैं और एनर्जी को आवर्ती के रूप में मानते हैं तरंगी प्रकृति के अंदर। ठीक है। वह अवस्था जैसे गुणों का संलग्न होना आवश्यक है। अतः मैक्स प्लांक के अनुसार विकिरण की ऊर्जा क्या थी, ई बराबर एच न्यू, इक्वेशन 1 देते हैं इसको। किंतु जब विकिरण को कण के रूप में माना जाता है, ठीक है, अपन अगर पार्टिकल्स के रूप में मान ले विकिरण को, ठीक है, तो उसके ऊर्जा आइंस्टीन के समीकरण द्वारा दी जाती है। अगर पार्टिकल्स के रूप में अगर अपन किसी भी वेव को मानते हैं
ठीक है। तो अपन उसको किस में मान सकते हैं, आइंस्टीन के समीकरण द्वारा E बराबर mc²। ठीक है, प्लैंक ने तो क्या माना था, E बराबर एच न्यू, और आइंस्टीन के समीकरण को अपन E बराबर mc², इसको इक्वेशन 2 देते हैं। अतः डी ब्रोगली के अनुसार किसी विकिरण की ऊर्जा क्या होगी, E बराबर एच न्यू, क्योंकि डी ब्रोगली ने मैक्स प्लैंक के सिद्धांत का उपयोग किया था अपने डी ब्रोगली समीकरण के अंदर। तथा आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार कण की ऊर्जा एच न्यू बराबर क्या होगी, mc² के तुल्य होगी। ठीक है, क्योंकि आइंस्टीन ने क्या किया था, आइंस्टीन ने कणीय प्रकृति के आधार पर एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, और मैक्स प्लैंक ने तरंगीय प्रकृति के आधार पर फॉर्मूला बताया था। तो अगर अपन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करें तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से एच न्यू बराबर mc², जहाँ पर अपन c बराबर गामा लैम्डा मान सकते हैं या गामा बराबर c अपॉन लैम्डा। तो अपन अगर न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा मान सकते हैं, तो अगर अपन लैम्डा यहाँ पर अपन न्यू की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, h इंटू सी अपॉन लैम्डा बराबर mc²। तो नेट अगर अपन लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो लैम्डा यहाँ पर क्या होगा, h अपॉन mc, या फिर लिख सकते हैं इसको h अपॉन mv के रूप में, या फिर इसको h अपॉन p के रूप में भी लिख सकते हैं। mv बराबर p होता है। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन 4 देते हैं। ये दी ब्रोगली की गणितीय धारणा का मूल स्वरूप है। ठीक है, उन्होंने इस समीकरण को इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों पर लागू किया। अतः स्मॉल m द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन की गति v हो तो संलग्न तरंगदैर्ध्य इस प्रकार होगा। ठीक है, तो क्या होगा, लैम्डा बराबर h अपॉन पी, पी बराबर यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का संवेग। तो अपन यहाँ पर पी की वैल्यू रखते हैं, तो लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी। इक्वेशन 5। समीकरण 5 किसी गतिशील कण के लिए या इलेक्ट्रॉन उस मान सकते हैं उसको, उसकी संहति मतलब द्रव्यमान स्मॉल m, गति v व संलगित तरंगदैर्ध्य लैम्डा के बीच में संबंध को बताता है। ठीक है, और यहाँ पर लैम्डा क्या होगा, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन संवेग, मतलब संवेग ज़्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा, और अगर संवेग कम होगा तो लैम्डा यहाँ पर ज़्यादा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सूत्र से स्पष्ट है कि तरंगदैर्ध्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अतः कण का द्रव्यमान बढ़ने से संवेग बढ़ने के कारण उसका तरंगदैर्ध्य घट जाता है। इसके विपरीत भी सत्य है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली समीकरण का महत्व या इम्पोर्टेंस। ठीक है, डी ब्रोगली समीकरण से स्पष्ट है कि यह समीकरण सूक्ष्म तथा बड़े दोनों प्रकार के कणों के लिए लागू होता है। ठीक है, इसमें अपन माइक्रो और मैक्रो बहुत पार्टिकल्स को अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन इसकी वास्तविक महत्व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु आदि जैसे सूक्ष्म कणों के लिए ही है। ठीक है, बट एक्चुअली अगर अपन देखें, ठीक है, तो यह वो सूक्ष्म कणों माइक्रो पार्टिकल्स पे ही लागू होता है, क्योंकि गेंद पत्थर जैसे बड़े कणों का द्रव्यमान अधिक होने से उनका संवेग इतना बढ़ जाता है कि उनका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, बिल्कुल ही घट जाता है। ठीक है, अब अपन बड़े पार्टिकल्स की अगर बात करें तो बड़े पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा, संवेग ज़्यादा होगा, संवेग ज़्यादा होगा तो उसकी तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगी, क्योंकि तरंगदैर्ध्य और संवेग क्या थे, व्युत्क्रमानुपाती थे। ठीक है, अगर संवेग बहुत ही ज़्यादा हो गया तो उसकी तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगी, बिल्कुल न के बराबर या नियरली इक्वल टू 0 के बराबर हो जाती है। इस कारण सिर्फ छोटे कणों के लिए ही अपन डी ब्रोगली है जो समीकरण है वो बड़े पैमाने पर लागू होता है। अगर बड़े कणों की बात करें तो संवेग अधिक होने से यह पूर्ण रूप से लागू ना ही किया जा सकता, बढ़ जाता है, उनका तरंगदैर्ध्य बहुत घट जाता है जिसको अपन मापा नहीं जा सकता। अतः ऐसे कणों के लिए इस समीकरण को लागू करना महत्वहीन है। ठीक है, अब बड़े कणों के लिए तरंगदैर्ध्य इतना कम हो जाता है कि उसका मेजरमेंट है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है या फिर कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए इसको अपन लागू नहीं कर सकते। इसको निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। अब अपन डी ब्रोगली जो समीकरण है उसको अपन अप्लाई करके देखेंगे क्वेश्चन फॉर्म के अंदर कि अगर बड़े पार्टिकल्स के अंदर अप्लाई करें तो क्या वैल्यूज़ आती है,
और अगर छोटे पार्टिकल्स के अप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यूज़ आती हैं। सबसे पहले अपन अप्लाई करते हैं बड़े अधिक द्रव्यमान वाले कणों के लिए, मतलब बड़े पार्टिकल्स मैक्रो पार्टिकल्स की बात करें कि अगर 0.1 किलोग्राम की एक बॉल 60 मीटर पर सेकंड वेग से चलती है तो उसको डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म के अंदर अपन इसको सॉल्व करते हैं ताकि नंबरिकल भी इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगर एक 0.1 किलोग्राम की बॉल है जो 60 मीटर पर सेकंड वेग से चलती है तो अपन डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होगा। देखते हैं कि लेमडा बराबर है एच अपॉन वी। एच है 6.626 टेन टू द पावर माइनस 34 किलो जूल मीटर मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, स्मॉल एम यहाँ पर कितना दे रखा है 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान दे रखा है उसका, और वी यहाँ पर कितना है अपना वेग है जो कि 60 मीटर पर सेकेंड। अगर अपन इस वैल्यूज़ को अगर अपन फॉर्मूले के अंदर पुट करें, ठीक है, तो प्राप्त तरंग दैर्ध्य इतना कम होगा। अब देख सकते हैं कि जो भी वैल्यूज आएगी वो -34 मीटर के अंदर आएगी। ठीक है, अब इतनी कम जो वैल्यू आएगी मापने योग्य नहीं है, अतः ऐसे पिंडों का तरंग दैर्ध्य महत्वहीन होता है। ठीक है, दूसरा अगर देखें कि एक 100 ग्राम द्रव्यमान वाला पिंड 100 सेंटीमीटर पर सेकंड से वेग से गति कर रहा है तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य देखें। ठीक है, तो अगर डी ब्रोगली तरंग की बात करें तो लैम्डा बराबर है एच अपॉन वी। एच की वैल्यू दे रखी है, एम बराबर है 100 ग्राम, वी आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर से पर सेकेंड। अगर इन वैल्यूज़ को अगर अपन फॉर्मूले के अंदर पुट करें तो लास्ट के अंदर जो वैल्यूज़ आती हैं वो होती हैं 6.626 इन टेन टू द पावर -31 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तक इस इतनी कम वैल्यूज़ को अपन किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन से या फिर किसी अन्य मेथड से अपन मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की। ठीक है, अब ये बड़े पार्टिकल्स थे, बड़े पार्टिकल्स को अपन ने प्रैक्टिकली फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करके देखा तो लैम्डा की जो वैल्यूज़ थी वो बहुत ही कम आ रही थी, इसलिए बड़े पार्टिकल्स के लिए डी ब्रोगली अप्लाई करना महत्वहीन है। ठीक है, अब आप उन छोटे पार्टिकल्स की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म पार्टिकल्स की, तो क्या होगा। देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9.11 इंटू टेन टू द पावर -31 kg तथा उसी वेग से अगर 60 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रहा है तो डी ब्रोगली क्या हो तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो लेमडा एच की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल एम की वैल्यू दे रखी है और वी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यूज़ आएगी लेमडा के लास्ट के अंदर आती हैं 10⁻⁵ मीटर, मतलब मापने योग्य वैल्यू हैं। अपन इतनी कम वैल्यू को अपन मेज़रमेंट कर सकते हैं, 10⁻⁵ तक की वैल्यू का अपन मेज़र कर सकते हैं, इसलिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि हमारे दैनिक जीवन में उपस्थित अधिकांश वस्तुएं जैसे गेंद, पत्थर, फुटबॉल की तरंगदैर्ध्य की गणना तो कठिन है लेकिन उसका तरंगदैर्ध्य होता अवश्य है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो मैक्रो पार्टिकल्स की अपन बात करें, ठीक है, जैसे कि बॉल हुई, कोई भी स्टोन हुआ या फिर फुटबॉल हुई, ठीक है, तो इतने बड़े पार्टिकल्स बड़े ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उनकी तरंगदैर्ध्य है वो बिल्कुल ही नहीं होती। तरंगदैर्ध्य होती ज़रूर है, लेकिन इतनी कम होती हैं कि हम उनको मेज़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोर के क्वांटम अभिग्रहित डी ब्रोगली समीकरण द्वारा पुष्टि या फिर कोणीय संवेग का क्वांटीकरण, या एक अदर नाम दे सकते हैं अपन डी ब्रोगली समीकरण, बोर अवधारणा का एक विकल्प। ठीक है, अब बोर के क्वांटम हाइपोथेसिस को अपन डी ब्रोगली समीकरण के द्वारा पुष्टि करेंगे। ये टॉपिक हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।